Good morning, student. Welcome to again online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today will be discuss accounting words. प्रीवियस क्लास में हमने जो अकाउंटिंग वर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था, उन में डिस्कशन में हमने कहाँ तक टॉपिक क्लियर कर लिए थे। तो अकाउंटिंग वर्ड्स के हमने 10 टॉपिक्स क्लियर किए थे। उसमें हमारे पास एक बच्ची है श्रुति जगनानी, उसने 2 टॉपिक्स को वापस बोला रिपीट सर आप एक बार क्लियर कर दीजिए। मैं उन 2 टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, आप सब भी सुनो। नंबर फर्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? तो द थिंग्स ऑन विच वी हैव राइट्स इज कॉल्ड एसेट्स। ऐसी कोई भी थिंग्स, ऐसी कोई भी वस्तु जिस पर हमारा अधिकार हो, हमारे राइट्स हो, उसे एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें इसी में एसेट्स को एक दूसरे तरीके से डेफिनेशन दिया है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एनी बिजनेस दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स वो हर इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज है जो हमारे लिए यूजफुल है और जिसकी एक कीमत है, मॉनेटरी टर्म्स यानी जिसको रुपए में हम बोल सकते हैं। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एसेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी एसेट्स वो सब चीजें होंगी जिस पर हमारे राइट्स हैं और उनकी एक कीमत है। जैसे मेरा ये पेन है, ये मेरा एसेट्स है और इसकी कीमत है जो मैं दे के आया 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी हो। मेरी बुक्स हैं अकॉर्डिंग टू मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ऐसे बिजनेस में उसकी एसेट्स क्या होती है? उसके फर्नीचर्स हैं, उनके पिक्चर्स हैं, उसका स्टॉक है, उसके डेटर्स हैं, उसका बैंक में बैलेंस है, उसका कैश है, उसका प्लांट है, वो सारी एसेट्स होती है। उस पर सब पे जिस पे बिजनेस का क्या होता है, राइट्स होता है, वो सारी क्या होती है उसकी एसेट्स। अब एसेट्स को 2 भागों में क्लासिफाइड किया, 2 टाइप्स। एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है फिक्स एसेट्स। इनमें डिफरेंस क्या है? करंट एसेट्स है उन एसेट्स को बोलते हैं जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश में। जैसे देखो फॉर एग्जांपल बैंक मेरी एसेट्स है, क्योंकि बैंक में मेरा पैसा है, तो मेरी क्या होगी? एसेट्स। कौन सी एसेट्स है? करंट एसेट्स। एटीएम डालकर पैसे निकाल सकता हूं कभी भी। डेटर्स वे पर्संस जिसको मैंने क्रेडिट में सेल किया था, मुझे वो पेमेंट करेंगे, तो मैं बताओ कितने दिन की क्रेडिट दूंगा? हाईएस्ट कितने दिन की देते बिजनेस में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर की। उसके बाद पैसा आएगा तो यानी डेटर जो मेरी एसेट थी वो कैश में कन्वर्ट होगी। कौन सी एसेट्स होगी? करंट एसेट्स। यानी ऐसी एसेट्स जिससे हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा कैश में मिल जाएगा या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उन पे हमारा राइट्स है, वो हमारी एसेट्स। और वो भी कौन सी एसेट्स है? करंट एसेट्स। ऐसी होती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी ऐसी एसेट्स जो लंबे टाइम तक बिजनेस में रहेंगी और हमें बिजनेस को चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए हमें क्या करेगी? हेल्प करेगी, और वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, लंबे समय तक हमारे पास रहेगी। आफ्टर 1 ईयर अगर वो बेचते हैं तो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, बाकी वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती। उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे हमने फर्नीचर लगाया हमारी दुकान में, तो वो कौन सी एसेट्स है? फिक्स एसेट्स। फर्नीचर हमारा हमने लगाया है, हमारी एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है? फिक्स एसेट्स। हमने हमारी दुकान में एसी लगवा ली, हमारी एसेट्स है, क्योंकि हमारा अधिकार है उस पर, हम पैसे दे के लाए। कौन सी एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है, लंबे समय तक एसी रहेगी मेरी दुकान में। हमने कंप्यूटर लगाया है, माल को डिलीवर करने के लिए वैन खरीदा है, वो सारी कौन सी एसेट्स होती है? फिक्स एसेट्स, लंबे समय तक बिजनेस में बनी रहती है। मशीन बनाने के लिए अगर चाहिए तो मशीन। ऐसे जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिसको ऐसे टच किया जा सकता है, वो तो टेंजिबल एसेट्स, और जिसको टच नहीं किया जा सकता वो इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे फर्नीचर है, फिक्स एसेट्स है। कौन सी एसेट्स होगी? टेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, लंबे समय तक रहेगी, छुई भी जा सकती। प्लांट है, टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स। बिल्डिंग है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में लंबे टाइम तक रहेगी, लेकिन इसको हम क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते। जैसे गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। अभी किसी की भी रेपुटेशन कभी दिखाई नहीं देती, बस हम महसूस करते हैं उस आदमी का नाम बड़ा है। जैसे हम कहते हैं कपड़े किससे लेके आए, तो 1-2 नाम है जो प्रचलित है, नाम है। जैसे जेम वाले के पास चले जाओ, छोटे बच्चे के कपड़े चाहिए तो रूंगटा वाले के पास चले जाओ। वो उनकी क्या है? उन्होंने अपनी गुडविल कमाई, वो भी उनकी क्या है? एसेट्स है। लेकिन कौन से एसेट्स है? इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको छुआ नहीं जा सकता। ऐसे कॉपीराइट्स है। कॉपीराइट्स यानी किसी चीज का हम कॉपीराइट कर लेंगे तो वो चीज कोई दूसरा नहीं कर सकता कॉपी,
कॉपी करने से पहले हमसे पूछना होगा, अब हमसे पूछा है तो हम उस चीज का चार्ज लेंगे। तो कॉपीराइट्स भी आपके एसेट्स हो गए, लेकिन वो कौन सी एसेट्स होती है? इंटेंजिबल, आप उसको छू नहीं सकते। समझ सकते हो कि इसके पास उसके कॉपीराइट्स है, लेकिन उसको छुआ नहीं, ऐसे भी एसेट्स। ऐसे एक टॉपिक हमने लास्ट एंड फाइनल था, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इज दैट डेब्ट्स, लायबिलिटीज इज डेब्ट्स यानी ऋण। लायबिलिटीज इज डेब्ट्स दैट एन बिजनेस हैव टू पे एंड सम टाइम इन द फ्यूचर। लायबिलिटीज एक ऐसी डेट्स हैं जिनका हम कब पेमेंट करेंगे? फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। कब पेमेंट करेंगे? फ्यूचर में। वो हमारी होती है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज के भी कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है, एक तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज किसको बोलेंगे? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हो जाएंगी जिसका हमें पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है, 1 साल के अंदर हमें पेमेंट करना है। जैसे क्रेडिटर, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीद लिए थे, अब वो भी हमें कितने दिन की छूट देगा? 15 दिन, 1 महीना, फिर पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो कौन सी एसेट्स हो गई? करंट। कौन सी लायबिलिटीज हो गई? करंट लायबिलिटीज, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक नाम आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार बैंक आपको एक क्या देती है? सुविधा देती है कि आप बैंक में जितना आपके पास डिपॉजिट है ना, उससे ज्यादा निकाल सकते हो पैसा। कुछ बिजनेसमैन को ही देती है। तब जो ज्यादा निकालते हैं तो उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट कर लेना। क्या करना? ओवरड्राफ्ट। अब जैसे ही आपके पास पैसा आएगा उस ओवरड्राफ्ट को आपको सबमिट करवाना होगा, तो वो आपकी लायबिलिटीज है। कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही होती है जिसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जिसका आपको पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करना है, 1 साल के बाद करना है, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। Long term liabilities are debts that are payable within after a period of 1 year. For example, लोन, आप बैंक से लोन लेते हो, तो अगर आपने बैंक का लोन 5 महीने 6 महीने के लिए लिया है तब तो वो कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर बैंक का लोन आपने 2 साल 5 साल 10 साल के लिए लिया है तो कौन सा हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज हो जाएगी? लॉन्ग। याद रखना, सिर्फ लोन का नाम इंफॉर्मेशन कुछ नहीं हो तो हमेशा उसको क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म मानेंगे। जैसे ऐसे बोलते लोन, तो आप कहोगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लेकिन अगर बोले लोन फॉर 6 मंथ तो आप कहोगे करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ओके, ये लायबिलिटीज। श्रुति आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। फिर इसको स्टडी कर लेना बेटा, और फिर भी कोई डाउट आए तो वापस पूछना, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। यस सर। जब भी आपको लगे कि मुझे इसको वापस एक बार और पूछना है सर से, तो आप बिल्कुल नहीं संकोच, कभी भी पूछ सकते हैं। ओके नेक्स्ट सर। देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन अभी ट्रांजैक्शन क्या होती है? इनकी पिक्स मैं आपको सेंड कर दूंगा जो कि नोट्स की है, एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, या पहले मैं भेज देता हूँ ट्रांजैक्शन। चलो बाद में भेज देंगे ना, इनकी पिक्स में भेज दूंगा। ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो, ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? बिजनेस में जो भी इवेंट्स होते हैं जिनकी एक वैल्यू होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। जैसे बिजनेस में 2 पार्टी हैं, एक शॉपकीपर है, एक कस्टमर है। शॉपकीपर ने अपना सेल किया, कस्टमर ने खरीदा, वो क्या है? एक ट्रांजैक्शन। लेन देन, जो भी लेन देन हुआ, पैसे का लेन देन हुआ है, गुड्स का लेन देन हुआ, किसी भी प्रकार का कोई इवेंट हुआ है, कोई घटना हुई है जिसको हम मनी टर्म्स कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। ए इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज, 2 या 2 से ज्यादा आदमियों के बीच में ऐसे इवेंट, ऐसी घटनाएं होना जिसकी एक वैल्यू हो, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन हुआ, कहते हैं ना बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हुआ? बिजनेस में मैंने 10 लाख का माल बेचा, ट्रांजैक्शन है। कैसे? आपने 10 लाख का माल बेचा, कोई ने तो खरीदा है। आपने 25 लाख का माल खरीदा है, तो आपने खरीदा तो किसी ने तो बेचा है। तो इनको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। जो भी इवेंट्स होंगे बिजनेस में, एक वैल्यू वाली इवेंट्स होनी चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है 12 एंट्री। एंट्री
एंट्री क्या होती है? जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, इनको बुक्स में रिकॉर्ड करना, वही क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है। व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड एंट्री। यानी ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखना ही क्या कहलाता है? एंट्री करो। जैसे हम कहेंगे एंट्री करो, इसका मतलब हमें क्या करना है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर, वाउचर्स, वाउचर क्या होते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी आपको क्या करनी है? एंट्री करनी है। अब एंट्री करने के लिए आप कहोगे मुझे एविडेंस तो दो कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे मैं कह दूं कि हाँ भाई मैंने 10,000 का गुड्स परचेज कर लिया, हो गया ट्रांजैक्शन, आप एंट्री कर दो। तो आप कहोगे सर मैं एंट्री तो कर दूंगा, मुझे एविडेंस तो दो आपने 10,000 का माल खरीदा। तो देखो हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो एक रसीद मिलती है हमें, एक कैश मेमो है या इनवॉइस मेमो है, ये सब मिलते हैं। उधार करते हैं तो इनवॉइस मिलता है, कैश खरीदते हैं तो कैश मिलता है, यानी एक रसीद मिलती है। वो रसीद ही हमारा क्या कहलाती है? वाउचर कहलाती है। क्या कहलाती है? वाउचर। जैसे आपने फीस जमा करा दी, मैं कहता हूँ अरे वो फीस जमा कराओ, तो आप हो गए ये देखो रसीद, फीस तो जमा है ना, एविडेंस, और वो रसीद ही क्या हो गई? वाउचर। ऐसे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनके लिए रसीद तो होगी, और वो रसीद क्या कहलाएंगी? वाउचर कहलाएंगे। तो क्या बोलते हैं? द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नाउ एज वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, जो सपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन की एविडेंस के लिए, उसे क्या कहते हैं? वाउचर्स कहते हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट एक नया नाम आता है रेवेन्यू। 14, रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब है ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे हमें पैसा मिलता हो, अमाउंट हमारे पास आती है, वो हमारी क्या होती है? रेवेन्यू। जिससे हमें पैसा क्या होगा? रिसीव होगा, वही क्या कहलाती है? रेवेन्यू कहलाती है। ये मेरी इनकम है, ये मेरा इनकम का सोर्स है। तो क्या बोल सकते हैं? रिवेन्यू इज द इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर सच एज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट एक्सेट्रा। यानी जो रेवेन्यू है वो एक इनकम है जो आपको रेगुलर मिलती है, रेगुलर नेचर की होती है, और मिलती है, और वो मिलने के कारण क्या हो सकते हैं? सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करना, रेंट मिलना, कमीशन मिलना, यानी जिससे पैसा रिसिप्ट होता है, वो सारे क्या कहलाएंगे? आपकी रेवेन्यू। बिजनेस में वो सारी टॉपिक्स, वो सारे ट्रांजेक्शन जिससे आपको अमाउंट रिसीव्ड होती है, आपके इनकम के सोर्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है 15, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मेरे हिसाब से माइंड में क्लियर हो गया होगा। रेवेन्यू वो ट्रांजेक्शन जिससे हमें इनकम रिसीव्ड होती है, और वो ट्रांजेक्शन जिससे हमारा पैसा जाता है, अमाउंट हमें पे करना होता है, वो सारे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसेस। जिससे पैसा जाएगा, आएगा रेवेन्यू, जाएगा एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नाउ एज एक्सपेंसेस। ऐसी कोई भी वैल्यूएशन जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्च की गई है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू कब होगी? जब आप माल बेचोगे। अब माल बेचोगे, सेल करोगे, तो सेल से पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा, आपको गाड़ी भाड़ा है, कैरेज और ये सब देना पड़ेगा, जब भी तो माल आप तक आएगा। फिर आप एक सर्वेंट या 2 या 3 जितने भी आप एम्प्लॉइज रखोगे जो आपका माल बेचेंगे, तो उन पर भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये सारा खर्चा करोगे जब तो रिवेन्यू आएगी। तो रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो पैसा आप लगाते हो उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस, आपके खर्चे। या सीधा सा सलंग बात है, ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे अमाउंट जाता हो आपके एक्सपेंसेस है, ऐसे कोई भी अमाउंट जिससे पैसा आता हो वो आपकी रेवेन्यू। तो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ट्रांजेक्शन, एंट्री, वाउचर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। 5 No, है sir. आपके बोर्ड पे है, ट्रांजेक्शन, एंट्री,
वाउचर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इसमें कहीं कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से क्लियर पूछो। No, sir. कोई डाउट्स नहीं? No, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या आता है? प्रॉफिट। तो चलो मुझे बताओ जल्दी से, इन दोनों को मिलके प्रॉफिट बनता है, कैसे बनेगा? श्रुति बताओ, लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में कौन ज्यादा होगा कि प्रॉफिट हो जाएगा? अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा तो अपने प्रॉफिट होगा। बिल्कुल है, वेरी गुड। अगर रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से ज्यादा, इट मींस प्रॉफिट। रेवेन्यू ज्यादा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, ज्यादा कम है तो प्रॉफिट। तो द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स related expenses during accounting year is profit। वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एंड 17 लॉस, कौन होगा एक्सेस? Expenses when expenses is more than अब revenue. हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंसेस इज मोर देन रेवेन्यू, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए किससे? रेवेन्यू से, तो क्या होगा? लॉस। सैम, मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने प्रॉफिट की डेफिनेशंस तो लिखी हैं, याद रखना, लॉस की नहीं लिखी है, तो आपको जस्ट अपोजिट लिखना है। जैसे मैंने प्रॉफिट में लिख रखा है द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, तो आप लॉस में क्या लिख दोगे? द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड और इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस की जगह रेवेन्यू ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इज लॉस। यानी प्रॉफिट की जो डेफिनेशन मैंने नोट्स में लिखी है, मैंने लॉस की नहीं लिखी है। और लॉस की आप सेल्फ करोगे, क्या करना है? रेवेन्यू की जगह एक्सपेंसेस लिख दो और एक्सपेंसेस की जगह रेवेन्यू लिख दो। यानी एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, रेवेन्यू कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपको? लॉस। और जब आपकी रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगी, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो याद रखना 17 की मैंने आगे कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो ऐसा नहीं आप भी छोड़ दोगे, आपको लिखना है जैसा 16 में दे रखा है उसको देखते हुए 17 का बनाना है। ओके, बना लोगे? नेक्स्ट हमारा 18 का टॉपिक है डिस्काउंट। सुना है कभी नाम डिस्काउंट का? Yes, sir. क्या होता है डिस्काउंट? जो अपन लोग कुछ सोल्ड करते हैं उस प्राइस के अंदर अपन लोगों को थोड़ा प्राइस को कम कर दिया जाता है, उसे डिस्काउंट बोलते हैं। बिल्कुल। देखो, डिस्काउंट उसको कहते हैं जब भी हम किसी चीज का पेमेंट करते हैं तो उस फाइनल पेमेंट के अंदर हमें कुछ राशि जो कम पे करनी होती है, वही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। सपोज जैसे हमारे कोई 20,000 रुपीस मांगता है कि 20,000 देना है, वो कहता है ठीक है, फाइनल सेटलमेंट में आप 19,500 पे करते हो, तो फाइनल सेटलमेंट में 19,500 पे कर दिया, तो ये 500 रुपये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। ये 500 क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। बात है डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है और अलाउ भी हो सकता है, दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। अब देंगे कब? जब हमें किसी को हमें पेमेंट करने आएगा, कोई कहेगा हाँ भाई आप मेरे 10,000 मांगते हो, लो आज मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मुझे कुछ डिस्काउंट दोगे क्या? तो हम कहेंगे ठीक है, तू 200 रुपये कम दे दे। इसका मतलब उस समय हमने डिस्काउंट दिया। जबकि हम किसी को पेमेंट देने जाते हैं तो वो हमें कुछ थोड़ा बहुत पैसा छोड़ देता है, तो उस समय हमें डिस्काउंट क्या होता है? मिला। तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है एंड डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। अलाउड रिसीव्ड दोनों हो सकता है, अलाउड और रिसीव्ड।
रिसीव्ड होगा तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, और अलाउ करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक प्रकार से लॉस, क्योंकि हमें पैसा कम मिलता है। तो अलाउ करोगे जब तो लॉस, और जब रिसीव करोगे तो प्रॉफिट, जबकि करना दोनों ही पड़ता है, क्योंकि हम ये थोड़ी ना सोच सकते कि हमें हमेशा डिस्काउंट मिले ही मिले, हमें देना भी तो होगा। तो डिस्काउंट दिया भी जा सकता है, डिस्काउंट लिया भी जा सकता है, अलाउ भी होगा, रिसीव भी होगा। तो डिस्काउंट आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। अगर रिसीव्ड है तो आपके लिए प्रॉफिट, अलाउड है आपके लिए लॉस, डिस्काउंट। ओके, तो ये तो बात थी जनरल। तो डिस्काउंट किसको कहते हैं, तो डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। डिस्काउंट क्या है, एक डिडक्शन है, इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आप किसी माल को बेचते हो तो उसमें क्या करते हो, कमी करते हो, डिडक्शन, उस कमी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट टू टाइप्स का होता है। डिस्काउंट टू टाइप्स का कौन कौन सा होता है, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट टू टाइप्स के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब क्लियरली आराम से सुनना, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए अलाउ डिस्काउंट ही क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। जबकि हम किसी से जो पैसा मांगते हैं उसको जल्दी रिकवर करने के लिए, अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। बुक्स में कौन सा डिस्काउंट शो होता है, कैश डिस्काउंट। कौन सा नहीं शो होता, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता, याद रखना। अकाउंटिंग बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, जबकि किसको शो करते हैं, कैश डिस्काउंट को शो। क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश से रिलेटेड है। ओके, एक एग्जांपल देके बताता हूँ, देखो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को फिर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज मेरे एक मॉल है, मैं वहां काफी होम प्रोडक्ट सेल करता हूँ, जैसे मॉल्स होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें घर के सारे सामान एक जगह मिलते हैं। नॉर्मली मुझे काफी दिन से पता चला कि लोग नॉर्मली 7,000 8,000 तक का गुड्स परचेज करते हैं अपना मंथली, जो भी घर का सामान है उसके लिए। अब 7,000 8,000 का सेल कर रहे हैं, अब मैं इस सेल को कैसे आगे लेके जाऊं, इसको कैसे बढ़ाऊं। तो मैंने एक आइडिया लगाया, और कई बार ऐसे ऑफर चलते हैं, देखना शहरों में चलते हैं कि 10,000 का गुड्स अगर आप परचेज करोगे तो आपको 1,000 का फ्री मिलेगा। 1,000 का क्या मिलेगा, फ्री। अब बताओ, जो 7,000 का गुड्स परचेज कर रहा है वो भी कितने का खरीदने लग जाएगा, 10, क्योंकि उसको लगेगा 3 का और खरीदेंगे तो 1,000 रुपये फ्री। जो 8 का खरीद रहा है वो भी 10 पे आ जाएगा, 9 का खरीद रहा है वो भी 10 पे आ जाएगा। यानी कितने ऐसे कस्टमर थे जो 7 8 9 तक के 1000 तक के गुड्स खरीदते थे, मैंने सबको उठाई कहाँ पर रख दिया, 10,000 में लिया। किसके नाम से, ट्रेड डिस्काउंट के नाम से, कि अगर ज्यादा खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ज्यादा खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव होगा। अब बोलो ट्रेड डिस्काउंट आपको आपकी क्या कर दी, सेल को बढ़ा दिया। अब आप सोचोगे सर इससे बढ़ाने से तो लॉस होता है, बिल्कुल नहीं होता। जो मार्केट में जो बिजनेसमैन होते हैं वो पहले ही अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करके उसकी रेट बढ़ा देते हैं और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। और लोग को सिर्फ किससे मजा आता है, डिस्काउंट से मजा आता है। लोगों को ये नहीं मालूम कि क्या करना है। क्या कोई फ्री में दे सकता है क्या, घाटे में देगा क्या, कभी नहीं देगा। बस लोगों को ऐसे सर्टिफिकेशंस मिलता है, ओ मैं डिस्काउंट में लिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है वो सस्ता दे रहा है, उसके बसता है जब तो दे रहा है, ये तो क्यों दे रहा है। दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। अब मैंने आपको 10,000 का गुड्स को सेल कर दिया और आप हो सकता है क्रेडिट में ले गए कि हाँ ठीक है धीरे जी 10,000 रुपये का माल दे दो और 1,000 का फ्री वाला दे दो। तो 10,000 का माल दे दिया, 1,000 का फ्री वाला दे दिया और मैंने अपनी सेल बढ़ा ली और वो क्रेडिट में ले गए। अब मुझे लगा कि यार पैसे की ज़रूरत तो है, अब वो पैसे आए कैसे, अब तो ये पैसे लगभग 10-12 दिन के बाद आएंगे, 10-12 दिन की उधार दे रखी है और मुझे उनसे बहुत जल्द पैसा लेना है। तो मैं एक ऑफर और निकाल सकता हूँ
कि जो 2 दिन में पेमेंट करेगा उसको 5% डिस्काउंट, उसको कितना परसेंट डिस्काउंट, 5%। अब वो लोग सोचेंगे कि हमें 7 दिन बाद देना ही है पूरा पैसा, क्यों ना 2 दिन में ही दे दें पैसा, 5% का और डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो फायदा हो गई। उस फायदे के लिए लोग मुझे जल्दी पेमेंट करेंगे। अब उससे उनका भी फायदा, उनको डिस्काउंट मिला और मुझको भी फायदा, क्यों, मेरी अमाउंट फटाफट मेरे पास आ गई, रोटेशन घूमेगा, मेरे पास अमाउंट आ गई, मैं और माल मंगवाऊंगा और माल मंगवाऊंगा तो बिक्री बढ़ेगी, नहीं तो मेरा पैसा तो मार्केट में अटक गया। तो मार्केट से अपना पैसा जल्दी करने के लिए कौन सा डिस्काउंट दे देते हैं, कैश डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। और डिस्काउंट कहते हैं जो भी हमारी अमाउंट है उसमें जो कमी आती है उसे बोलते हैं डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, सेल को प्रमोट करने के लिए, और कैश डिस्काउंट कैश को जल्दी रिसीव करने के लिए, कैश को जल्दी हम रिसीव करेंगे उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया। बोलो इन दोनों में कोई डाउट्स हैं? नो सर। आया समझ में कैसे चल रहा है मार्केट में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट? यस सर। नेक्स्ट देखो, एक नाम आता है कॉस्ट। कॉस्ट किसको बोलते हैं? बड़ा सिंपल सा नाम है कॉस्ट, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं अगर वो अपनी कॉस्ट को ही कैलकुलेट नहीं कर पाते। चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, अगर अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाता, कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली वो बिजनेस तो फेल ना हो। कैसे? जैसे कई बार हमें लगता है, सपोज एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझको बताना कि मुझे फायदा हुआ या घाटा हुआ। मैंने एक फ्रीज खरीदा 10,000 रुपये में, ठीक है, फिर मैं उसको लिया या अपने घर पे लिया या 500 रुपये भाड़ा देके और 500 रुपये इलेक्ट्रिशियन को दिए और सब कुछ सेट करवा लिया। अब मेरे पास मेरे फैमिली फ्रेंड आए और बोले यार तेरा फ्रीज तो बड़ा सुंदर है, कितने में लाया? मैंने कहा 10,000 रुपये में। उसने कहा ये 10,200 रुपये लो और ये फ्रीज मुझको दे दो, और मैंने 10,200 रुपये दिए और वो फ्रीज उसको दे दिया। बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। क्या हुआ? लॉस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरी परचेज प्राइस 10,000 थी, कॉस्ट थोड़ी ना 10,000 थी। कॉस्ट कितनी थी? 10,000 का फ्रीज, 500 रुपये उस पर एक्सपेंसेस, 500 इलेक्ट्रिशियन को दिए, टोटल मेरे लिए फ्रीज कितने का है? 11,000। और जबकि मैंने तो 10,200 में बेच दी, मुझे तो घाटा हो गया कितने रुपए का? 800 रुपये। अपनी चीज पे घाटा खा लिया। अगर मैं 11,000 से प्लस में बेचता तो प्रॉफिट होता। तो अगर मुझे मेरी कॉस्ट का पता नहीं होगा तो डेफिनेटली मुझको तो क्या हो जाएगा? घाटा। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाती कि उनकी चीज है कितने की, तो वो क्या करते हैं? बेच देते हैं, फिर पता चलता है लॉस हो गया उनको तो जबरदस्त। क्यों? अपनी कॉस्ट को नहीं देख पाया कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा उस प्रोडक्शन के लिए लग गया। सिर्फ वो ये देखते हैं कच्चा माल आया, बना लिया, मशीन, बिजली, ये सब देख लिया। क्यों? उस पे लगने वाले एम्प्लॉइज हैं, उसकी खुद की सैलरी है, उसने सेलिंग एक्सपेंसेस किए होंगे, ऐड किए होंगे, वो सारी कॉस्ट उसकी की तो है। और उसमें नहीं जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आपने सोचा इतने में बना लिया और बेच दिया, पता चला एडवर्टाइज के जो लाख रुपए लगे वो कहां से आएंगे? आपको तो घाटा हो गया। तो कॉस्ट किसको कहते हैं? परचेज प्राइस में प्लस कर देते हैं रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो उसको कहते हैं कॉस्ट। परचेज प्राइस प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट। और हमेशा कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। तो इसमें मैंने लिख भी रखा है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिव अप द एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विस। कॉस्ट उसको कहते हैं जो किसी चीज को हम जब लेते हैं या देते हैं तो कितना अमाउंट हमारे पास लगा, उसे कहते हैं कॉस्ट। एक फॉर्मूला भी लिखा रखा है, वो फॉर्मूला जरूर याद रखना। परचेज प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेज प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस। एक आज का टॉपिक और लेते हैं, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक, स्टॉक का तो मैंने पहले बता दिया आपको। स्टॉक किसको कहते हैं? वो सारी थिंग्स या गुड्स जो एक टाइम पीरियड पे आपके पास अवेलेबल है इन हैंड। इन हैंड का मतलब आपके पास में है,
अवेलेबल है उसे कहते हैं स्टॉक। बट लाइव स्टॉक ऐसा कोई भी स्टॉक जो क्या है, जिंदा है। जैसे आपका फार्म हाउस है, उसमें जो भी हॉर्सेस हैं, या आपका कोई पोल्ट्री हाउस होते हैं ना, उसमें मुर्गी पालन और ये सब होते हैं। आपका कोई भी डेयरी उद्योग है जिसमें गाय हैं, तो वो भी आपका लिए क्या है, आपके वो गुड्स हैं, आपके लिए वो माल है, वो आपका स्टॉक है। जैसे मेरे पास 10 गायें हैं, तो वो कौन सा स्टॉक है, लाइव स्टॉक। ठीक है, तो डोमेस्टिक एनिमल आर नाउ एज लाइव स्टॉक। जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो आपकी संपत्तियां हैं, और वो कौन सी संपत्ति है, लाइव स्टॉक है, डोमेस्टिक एनिमल्स। आप कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स, चाहे हॉर्स हो, डॉग हो, काऊ हो, हैन हो, कोई भी हो, जो एनिमल्स हैं आप उनको पालते हैं, उनसे अर्न करते हैं, या आपके बिजनेस में वो सपोर्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं, आपको सेफ्टी देते हैं, तो वो आपका कौन सा स्टॉक हो जाएगा, लाइव स्टॉक। ओके, और लाइव स्टॉक में क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। तो आज हम इतना स्टडी करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का स्टडी करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट्स है तो पूछ लो बेटे। नो सर। यहाँ से तक कोई डाउट है क्या? नो सर। क्लियर है टॉपिक्स? यस सर। वापस से सब कुछ देख लेना, कल लास्ट क्लास हो जाएगी वेडनेसडे को, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आराम से सारा जो नोट्स है उसको डिस्कस करके आराम से पढ़कर जो भी टॉपिक्स आए इस पे वापस से सर डिस्कशन करेंगे, तो उस पे वापस से डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, बाय। बाय सर।